नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाय स्कोप में। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और बांग्लादेश आज से अपने अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। दोपहर के 2:30 बजे से भारत और बांग्लादेश के बीच दुबई में यह मुकाबला शुरू होगा। मैच के तमाम पहलुओं पर हम अपने इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। दोनों टीमों की क्या तैयारियां हैं, इसको भी समझेंगे। हमारे साथ स्टूडियो से हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास चलेंगे। राकेश जी, मैच के तमाम पहलुओं को हम समझेंगे। ये दूसरा मौका है चैंपियंस ट्रॉफी में जब भारत और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने हो रही हैं। इससे पहले 2017 में बर्मिंघम में जो दोनों टीमें थी वो आमने सामने हुई थी और तब बाजी भारत के हाथ लगी थी। आज के मुकाबले की अगर बात करें तो पहलुओं पर बाद में बात करेंगे। पहले तैयारियां कैसी नजर आ रही हैं आपको दोनों टीमों की? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, पलरा आपको भारत का भारी दिखता है, फेवरेट मानी जा रही है टीम इंडिया। लेकिन इन सब के बीच जो नजमल हुसैन शांतो, जो कि बांग्लादेश के कप्तान हैं, नाम तो शांतो हैं लेकिन उन्होंने मीठे शब्दों में ही एक चेतावनी भारतीय टीम को दी है और उन्होंने कहा है कि देखिए, हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं, हमें कमज़ोर आंकने की गलती कोई न करे। तो ये बातें नजमल हुसैन शांतो ने मैच से पहले कह दी हैं और उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी रणनीतियों पर अमल करते हैं तो फिर जो है हमारे लिए संभावनाएं बन जाती हैं। तो इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश की टीम भी जो है वो एक चाहती है कि वो टीम इंडिया को बराबर की टक्कर दे। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए नजमल हुसैन शांतो, जो कि बांग्लादेश के कप्तान हैं, वो ये भी कहते हैं कि भारत के खिलाफ हमारी यादें, कुछ अच्छी यादें भी हैं। हालांकि अगर आप आंकड़ों को देखें तो जो भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबले हुए हैं, 41 वनडे इंटरनेशनल खेले गए हैं, उसमें से 32 मैच भारत ने जीते हैं और 8 मैच ही बांग्लादेश की टीम जीत पाई है। एक मैच का कोई फैसला नहीं आया था। तो हालांकि आंकड़े पूरी तरह से भारत के पक्ष में हैं, लेकिन मैच शुरू होने से पहले एक साइकोलॉजिकल गेम जो है वो बांग्लादेशी कप्तान की तरफ से शुरू किया गया है। दूसरी तरफ भारतीय टीम है, कूल है, कंपोज्ड है और बड़े अच्छे मूड में दिख रही है। और ये एक बड़ी टीम की निशानी भी होती है कि वो बोलते कम हैं, उनका बल्ला बोलता है, उनके गेंदबाजों की गेंदें बातें करती हैं विपक्षी बल्लेबाजों से जब वो उनके नाक या मुंह की बगल से निकलती हैं। तो ये एक तरीका होता है अच्छी टीमों का जवाब देने का। तो बांग्लादेशी कप्तान ने तो जो कहना था वो कह दिया। अब भारतीय बल्लेबाज और गेंदबाज को आज मैदान पर जो है वो प्रदर्शन करने की जरूरत है। तो दोनों ही टीमें मेंटली इस मैच के लिए अपने आप को तैयार कर चुकी हैं। अभ्यास किया जा रहा है। भारत ने जो है प्रैक्टिस में कई लोकल बॉलर्स को बुलाया, जिसमें कुछ पाकिस्तान के भी बॉलर्स थे और दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम ने कुलदीप यादव का सामना करने के लिए एक अफगानिस्तान के लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर को नेट बॉलिंग में जो है वो आमंत्रित किया था और उनकी गेंदों पर वो सामना करते नजर आए। तो दोनों टीमें समझ रही हैं कि उनके लिए क्या चुनौतियां हैं और इस मैच का इंपॉर्टेंस भी समझ रही हैं। जैसा मैं बार बार कह रहा हूं नवीन, कहने को ये लीग है लेकिन हर मैच नॉकआउट जैसा ही है, क्योंकि एक मैच की हार कब आपको चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए यह जरूरी है कि टीम इंडिया आज एक बड़ी जीत दर्ज करे। बिल्कुल, और फैंस की भी यही उम्मीद है कि टीम इंडिया एक बड़ी जीत दर्ज करे। और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है, 2 ग्रुप में टीमों को बांटा गया है। दोनों ग्रुप में 4-4 टीमें हैं और हर एक मुकाबला नॉकआउट की तरह है। हर एक मुकाबला टीमों को जीतना बेहद जरूरी है और आज इसी कड़ी में भारत और बांग्लादेश की टीमें जो हैं आमने सामने हो रही हैं। दोनों ही टीमें अपने कैंपेन का आगाज कर रही हैं, अपने अभियान की शुरुआत कर रही हैं। राकेश जी, अब टीम पर हम आ जाते हैं। टीम के संतुलन को लेकर लगातार बातें हुई और देखिए, टीम इंडिया जब दुबई पहुंची तो आपने भी इसको फॉलो किया होगा। टीम इंडिया जब दुबई पहुंचती है तो रेस्ट करने की बजाय खिलाड़ी प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और गौतम गंभीर खुद पूरी टीम को जो है लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। टीम प्रबंधन को लेकर क्या कुछ लग रहा है? जो बातें अब से पहले चली हैं कि पहले मुकाबले में ये 11 खिलाड़ी उतरेंगे, इन 11 खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा, क्या लग रहा है प्लेइंग 11 किस तरीके का होने वाला है? बल्लेबाजी, गेंदबाजी और स्पिन डिपार्टमेंट, ऑलराउंडर, किस तरीके का कॉम्बिनेशन दिखेगा? देखिए, ये देखना दिलचस्प होगा कि जो भारतीय टीम के कप्तान हैं और जो कोच हैं
वो हॉर्सेस फॉर कोर्सेज की नीति अपनाते हैं या जो एक वेल प्लान्ड टीम बनी हुई है उस पर जाते हैं, क्योंकि टीम का कॉम्बिनेशन बहुत कुछ जो है परिस्थितियों पर निर्भर करता है और खास करके पिच पर जो है बहुत चीजें निर्भर करती हैं। एक बात तो मानकर चलिए कि जहां पाकिस्तान में आपको ढेरों रन बनते हुए दिखेंगे, कल भी आपने देखा कि जो न्यूजीलैंड की टीम है उसने 300 का आंकड़ा पार किया, 320 रन बनाए। ये चीजें आपको शायद दुबई में देखने को ना मिले। इसके पीछे वजह यह है कि उतना बैटिंग फ्रेंडली आपको ये नहीं मिलेगा। यहां सभी के लिए विकेट में कुछ ना कुछ होता है। इसके अलावा लॉन्ग बाउंड्रीज हैं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की, तो चौके छक्के तो आप बीच बीच में लगाते हैं। आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट जो है वो बहुत कुछ जो है उस पर निर्भर करेगा। तो ये चीजों को देखते हुए ही आप टीम जब है उसको सेलेक्ट करते हैं। देखिए, हम पिच की बात पहले कर लें तो यहां पर शुरुआत में जो है आपको तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, फिर गेम जैसे जैसे प्रोग्रेस करता है बैटिंग के लिए पिच अनुकूल होते जाती है। इसके बाद जो है स्पिनर्स प्ले में आते हैं, लेकिन इन सब के बीच जो है ड्यू फैक्टर जो है वो एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। हालांकि आमतौर पर यहां पर इस वक्त जो है ड्यू उतना प्रभावी नहीं होता, लेकिन हम सभी जानते हैं कि आज क्लाउडी रहने वाला है वहां पर, जो वेदर फोरकास्ट चीजें कह रही हैं, तो उस लिहाज से भी टीम को सेलेक्ट करना होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि बारिश हो जाती है तो फिर स्पिनर्स के लिए जो है गेंद को ग्रिप करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो आप देखें कि जब स्पिनर्स जब ये ग्रिप करने जाते हैं, अगर ये पकड़ बहुत मजबूत नहीं रहती है तो वो अगर स्लिप करता है हाथ से तो फिर उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है, और फिर एक आइडियल स्पीड में गेंद जो है वो बैटर्स तक पहुंचती है, स्पिन पिच से कम मिलती है, और इसके बाद जब एक आइडियल स्पीड में चूंकि गेंद थोड़ी स्किड करती है तो जब पहुंचती है तो बल्लेबाज के लिए रन बनाना जो है वो आसान हो जाता है। तो इन चीजों को देखते हुए ही आपको टीम का चयन करना है। अब इससे पहले कि हम जो संभावित टीम हो सकती है उस पर चर्चा करें, उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि कल एक अजीब सी चीज देखने को मिली, आप इसे क्रिप्टिक भी कह सकते हैं। क्या इसके अंदर कुछ संदेश छिपा है? इसे कितना हम सही पढ़ पा रहे हैं, गलत पढ़ पा रहे हैं, ये एक अनुमान लगाते हैं। कल दरअसल एक तस्वीर सामने आई है और हुआ क्या कि गौतम गंभीर रविंद्र जडेजा से बातचीत कर रहे थे मैदान में प्रैक्टिस सेशन के दौरान, और ये बातचीत करते करते जो है एक गौतम गंभीर थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, रविंद्र जडेजा थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, और फिर गौतम गंभीर रविंद्र जडेजा को गले लगाते हैं। अब ये क्या संदेश दे रहा है? क्योंकि जब आप पिच को देखते हैं तो आपको लगता है कि आपके पास तेज गेंदबाज प्लेइंग 11 में होना चाहिए। तो क्या ये चीजें जो ये गले लगाने की बात थी और मुस्कुराने की बात थी, क्या गौतम गंभीर ये बातें रविंद्र जडेजा को कन्वे कर रहे थे कि शायद कल हम आपको टीम में नहीं रख सकें, आपकी जगह जो है हमें तीसरे तेज गेंदबाज के लिए जाना होगा, हर्षित राणा की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा? क्या ऐसी कोई बातचीत थी? खैर ये अनुमान की बात है, लेकिन अगर आप ऐसे प्लेइंग 11 की बात करें नवीन, तो एक दिलचस्प बात आपको पहले से दिखती है कि ये जो भारत की टीम है, ये यहां पर जैसा हम लोग बातचीत भी कर रहे थे कि 4 ही प्योर बैटर हैं, तो वो चारों तो खेलेंगे, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। रोहित शर्मा, शुभमन गिल पारी की शुरुआत करेंगे, 3 नंबर पर विराट कोहली होंगे और 4 नंबर पर श्रेयस अय्यर होंगे। यहां तक किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। विकेट कीपर एक खेलेंगे, केएल राहुल और ऋषभ पंत में से एक। केएल राहुल की संभावना ज्यादा है और वही खेलेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है। तो केएल राहुल भी इस टीम में इंक्लूड हो जाते हैं। तो 5 खिलाड़ी यहां पर आ गए। अब भारत के पास 4 ऑलराउंडर हैं, और 4 ऑलराउंडर कौन कौन हैं? यहां पर हार्दिक पांड्या हैं, रविंद्र जडेजा हैं, अक्षर पटेल हैं और वाशिंगटन सुंदर हैं। तो जो एक ट्रेंड दिखा था उसके अनुसार इन 4 में से
3 ऑलराउंडर्स को टीम में शामिल किया जा सकता है। तो आप वाशिंगटन सुंदर को यही टीम से बाहर कर देते हैं, उनको लेफ्ट आउट करते हैं, तो बच जाते हैं ये 3। लेकिन इन 3 पर भी संदेह ये है कि अगर पिच तेज गेंदबाजों की मदद करती है और यहां पर अगर आपको एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज लेकर खेलना है हर्षित राणा को, तो वैसी परिस्थिति में अक्षर पटेल या फिर रविंद्र जडेजा, तो ये एक बड़ा फैसला जो है वो हमें देखना पड़ेगा कि टीम मैनेजमेंट क्या लेती है। ऐसे अगर आप प्लेइंग 11 पर आए तो ये 3 ऑलराउंडर हो गए, तो 8 खिलाड़ी हो गए। वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव में से एक का चयन होना है, तो कुलदीप यादव खेलेंगे, इसकी पूरी संभावना है। दुबई में उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है, 10 विकेट यहां इन्होंने वनडे इंटरनेशनल में लिए हैं, तो वो भी टीम का हिस्सा होंगे। और 2 तेज गेंदबाज तो ऑलमोस्ट कंफर्म मुझे दिखते हैं, एक तो आपको अर्शदीप सिंह और फिर मोहम्मद शमी, तो ये 11 आपको दिखती है। अब इसमें एक और चेंज जो हो सकता है, अगर रविंद्र जडेजा को गले लगाने वाली बात से हम कुछ मतलब निकालें और उसे क्रिप्टिक माने, तो यहां पर दिखता है कि फिर रविंद्र जडेजा की जगह पर हर्षित राणा टीम में आ सकते हैं। अब यह भी बात हो सकती है कि गले इसलिए भी लगाया हो कि कहा हो कि देखो तुम पर बहुत ज्यादा दारोमदार रहेगा स्पिन डिपार्टमेंट का, क्योंकि रविंद्र जडेजा इंग्लैंड के खिलाफ भारत में भारत के नंबर 1 बॉलर थे, इसलिए मुझे लगता है कि उनको ड्रॉप करना इतना आसान होगा नहीं। लेकिन अक्षर पटेल दूसरी तरफ एक प्योर बैटर की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो कि गेंदबाजी भी कर सकते हैं और वो इकोनॉमिकल गेंदबाजी कर सकते हैं, तो उनकी उपयोगिता टीम में अपनी तरह से है। और वो 5 नंबर पर वो एक लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन वो आकर स्टार्ट कर देते हैं, तो इस वजह से उनका भी दावा मजबूत है। तो देखना है कि इस एक जगह के लिए इन 3 खिलाड़ियों में से किसकी किस्मत खुलती है, किसे टीम में जगह मिलती है, ये कहना बेहतर होगा। तो ये भारत की प्लेइंग 11 जो है आपको दिख रही है, और ऐसी ही भारत की प्लेइंग 11 होनी चाहिए। अगर आप बांग्लादेश की प्लेइंग 11 की बात करें तो शांतो ने जब कल बातचीत की थी तो उन्होंने कहा कि हमारे ऑलराउंडर्स पर हमें बहुत भरोसा है, अच्छे ऑलराउंडर्स निकल कर आए हैं, तो इसका मतलब मेहदी हसन मिराज और महमूदुल्लाह इस टीम में होंगे, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। उनकी बातों का अगर आप मतलब निकालते हैं तब इसी तरह से उन्होंने नाहिद राणा की काफ़ी तारीफ की है, तो और उन्होंने ये भी कहा कि अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक पेस यूनिट है, तो वो यहाँ पर बात करते हैं तस्कीन अहमद, नाहिद राणा और मुस्तफिजुर रहमान, जो कि काफ़ी अनुभवी गेंदबाज हैं और डेथ ओवर्स में बहुत उपयोगी साबित होते हैं। उनके स्लोअर वंस जो होते हैं उनको पढ़ना जो है बड़ा मुश्किल होता है, तो वो कई बार उंगलियों में फंसा कर ही गेंदें डाल देते हैं, तो उनका एक वेरिएशन उनका अपनी तरह का है। तो ऐसी परिस्थिति में ये 3 तेज गेंदबाज जो है वो टीम में होंगे, तो ये 5 खिलाड़ी तो आपको शुरू में ही दिख जाते हैं। अब बाकी 6 जो हैं अगर आप देखें तो आपको सौम्य सरकार जो है वो पारी की शुरुआत करेंगे, तंजीद होंगे, कप्तान शांतो होंगे, इसके अलावा तौहीद हृदय हैं, लेकिन जो सारा फोकस होगा वो मुशफिकुर रहीम पर होगा। अगर आप दुबई में देखें तो किसी इंडिविजुअल का जो हाईएस्ट स्कोर है वो 144 है और वो मुशफिकुर रहीम के ही नाम है। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ जो है 2017-18 के आसपास बनाया था, तो वो एक रिकॉर्ड है। तो मुशफिकुर जो है वो की प्लेयर होंगे बल्लेबाजी में बांग्लादेश के लिए, तो वो होंगे। अब ये देखना है कि तौहीद हृदय खेलते हैं या जाकिर को मौका मिलता है, और इसके अलावा एक स्पिनर है तो वहां रिशाद को मौका मिल सकता है, वो लेग स्पिनर हैं, या फिर आपको जो है वहां पर आप देखें तो एक और नजूम हसन है जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, उनको अवसर मिल सकता है। तो ये टीम जो है बांग्लादेश टीम की दिखती है। चलिए, तो दोनों ही टीमों के संभावित 11 खिलाड़ियों के नाम आपने बताए, कॉम्बिनेशन भी बताया कि किन किन डिपार्टमेंट्स में किन किन खिलाड़ियों को लिया जा सकता है। और भारतीय टीम का विशेष तौर पर हम बात करना चाहेंगे, जिस तरीके से भारतीय टीम लय में है। इंग्लैंड के साथ चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो ठीक सीरीज हुई उसमें भारतीय टीम ने लय हासिल किया और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अपनी तैयारियों को पुख्ता किया। भारतीय टीम के जो आपने 11 खिलाड़ियों के नाम बताए राकेश जी, उसमें 2 खिलाड़ियों का हम जिक्र करना चाहेंगे। शुभमन गिल का हम जिक्र करना चाहेंगे, जो इंग्लैंड के साथ सीरीज में काफ़ी लय में नजर आए,
उन्होंने वहां पर शतकीय पारी भी खेली और वो साल के टॉप स्कोरर भी रहे हैं, तो वो उन पर निगाहें तो रहेंगी ही। इसके अलावा एक और प्लेयर का मैं बात करना चाहूंगा और आपसे भी समझना चाहूंगा कि वो कितना एक अहम फैक्टर निभा सकते हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। हर्षित राणा, ये दोनों खिलाड़ियों की भूमिका को आज कैसे देख रहे हैं? देखिए, शुभमन गिल तो भारत के की बैटर हैं, चूंकि अभी अगर आप इंडियन बैटर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी वनडे इंटरनेशनल के लिहाज से आप देखें तो वो शुभमन गिल के अंदर ही आपको दिखेगी। और अगर आप गिल को देखें तो लगभग वो 60 के औसत से वनडे इंटरनेशनल में रन बनाते हैं, लगभग 2500 रन वो अब तक बना चुके हैं। तो वो अभी अगर आप एवरेज के हिसाब से देखें तो भारत के टॉप बैटर हैं। और इवन दो बांग्लादेश के खिलाफ मैच तो उन्होंने सिर्फ 2 ही खेले हैं, लेकिन उसमें भी उनका औसत जो है वो 87 का है, स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। तो भारत के की बैटर हैं शुभमन गिल, और चूंकि वो पारी की शुरुआत कर रहे हैं तो अगर वो पारी अच्छे तरह से स्टार्ट करते हैं, टीम को एक अच्छी शुरुआत दे देते हैं, तो भारतीय टीम का जो काम है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए शुभमन गिल टीम के उपकप्तान हैं, उनकी उपयोगिता इस मामले में भी है कि वो अपने सुझाव जो उन्हें चीज़ों को वो गेम को पढ़ते हैं। इसका मतलब है जब कोई किसी कप्तान या उपकप्तान बनाया जाता है, मतलब ये होता है कि उनके अंदर क्रिकेटिंग सेंस भी जो है सेलेक्टर्स देखते हैं और इसी वजह से उन्हें टीम की उपकप्तानी दी जाती है। आईपीएल में भी हमने उन्हें कप्तानी करते हुए देखा है, वो अपनी फ्रेंचाइजी के लिए कप्तानी करते हैं। तो एक उनकी जो उपयोगिता है ये आपको हर तरफ से, न सिर्फ एक बैटर के तौर पर, बैटर में भी एक ओपनर के तौर पर, एक अच्छी शुरुआत देने वाले बल्लेबाज के तौर पर और एक उपकप्तान के तौर पर उनकी भूमिका इस टीम में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और शुभमन गिल अगर अपनी लय में खेलते हैं तो जिस तरह के बैटर हैं, अगर आप पिछले एशिया कप को याद कीजिए और जब से पाकिस्तान की लय बिगड़ी है तो आप याद कीजिए कि जिस तरह से शुभमन गिल ने स्टेप डाउन करके शाहिनशाह अफरीदी को सामने छक्का लगाया था, जहां तक मुझे याद है, उसके बाद से ही पाकिस्तानी गेंदबाजों की लय जो बिगड़ी है वो अभी तक वापस नहीं आई है। कल भी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं उन्होंने जो है रन लुटाए हैं, दिल खोल के रन उन्होंने दिया है। तो ये चीजें जो है तो वो उस तरह के खिलाड़ी हैं कि किसी भी गेंदबाज को बिल्कुल बैकफुट पर ढकेलने की एबिलिटी रखते हैं और उनके अंदर वो योग्यता भी है कि एक्स्ट्रा टाइम भी है। और आप देखते हैं कि वो वी में तो आपको खेलते हुए दिख ही जाते हैं, जब आप उनको देखिएगा तो वो सामने की तरफ तो शॉट्स लगाते ही हैं, वो कट भी अच्छा खेलते हैं और पुल बहुत अच्छा वो नहीं करते थे, लेकिन हाल के दिनों में इंग्लैंड के खिलाफ हमने खास करके देखा कि वो पूरा रोहित शर्मा स्टाइल से तो पुल नहीं मारते जिसमें कि पूरा फॉलो थ्रू भी होता है, वो एक शॉर्ट आर्म पुल जैसा जो है इस तरह से स्ट्रोक करते हैं। तो इसलिए शुभमन गिल को अगर आप देखें तो वो भारत के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। और भारत अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतना चाहता है तो जो कंसिस्टेंसी उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ दिखाई है उसी तरह की कंसिस्टेंसी जो है उनको अभी दिखानी पड़ेगी, ये जरूरी है। तो इसीलिए शुभमन गिल की बात हो गई। दूसरे हैं हर्षित राणा। बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं जो ये मानते हैं कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में हर्षित राणा भारत के लिए की फैक्टर हो सकते हैं और इसलिए माना जा रहा है कि उनके पास एक गति है। जैसे हमने अभी बांग्लादेश के गेंदबाज की बात की ना, नाहिद राणा की, 150 प्लस भी वो गेंदबाजी कर चुके हैं, उनकी सबसे तेज गेंद 152 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार की है। तो उसी तरह से हर्षित राणा भारत के एक ऐसे तेज गेंदबाज हैं इस टीम में जो रेगुलरली 140 प्लस पर गेंदबाजी जो है वो करते रहते हैं, अच्छी कद काठी है उनकी। और सबसे अच्छी बात है कि वहां पर उनको एक कंट्रोल भी है, वो खास करके जो गेंदें उनकी बाहर की तरफ निकलती हैं उस पर उनको एक कंट्रोल जो है वो दिखता है, अच्छी गति से वो गेंदें भी डालते हैं और बॉल को जो है वो ग्रिप पर भी डालते हैं, वो एक अच्छी बात है। सीम मूवमेंट भी उनके पास है। तो हर्षित राणा हैं और इसके अलावा क्या है कि वो मिडिल ओवर्स में भी आकर अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं और डेथ ओवर्स में उनके पास जो है वो स्लोअर वन भी है, उंगलियों को वो फिराते हैं गेंदों पर और उससे जो है स्पीड को खींच लेते हैं और वो पता करना बल्लेबाजों के लिए मुश्किल होता है। तो इस लिहाज से अगर आप देखिए तो हर्षित राणा भी इस चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए जो है तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। लेकिन वही चीज है कि उन्हें अवसर
देना जो है वो इतना आसान भी आपको दिखता नहीं है। देखिए, जब आप एशियाई देशों से खेलते हैं तब तो आप एक टेम्प्ट होते हैं कि चलिए हम यहाँ पर शमी को भी दे दें, अर्शदीप को भी दे दें और हर्षित राणा को भी दे दें अवसर। लेकिन जब आप एशिया के बाहर के देशों से खेलेंगे, जैसे कि आप इंग्लैंड के खिलाफ खेलिएगा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, तब आप चाहते हैं कि नहीं टीम में एक अतिरिक्त स्पिनर हो, क्योंकि तीसरे तेज गेंदबाज की भूमिका हार्दिक पांड्या बखूबी निभा रहे हैं। तो ये एक चीज दिखता है कि उन्हें अवसर कितना मिलता है, लेकिन अवसर मिलता है तो उनके अंदर वो पोटेंशियल है गेंदबाजी में, और मैं तो पोटेंशियल उनकी बल्लेबाजी में भी देख रहा हूं। एक बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर हर्षित राणा खुद को डेवलप कर सकते हैं। हर्षित राणा पर आज निगाहें रहेंगी राकेश जी। देखिए, टॉस में महज अब कुछ मिनटों का वक्त रह गया है, 4 से 5 मिनट में टॉस होगा। राकेश जी, दुबई में टॉस भी एक अहम फैक्टर साबित हो सकता है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो दूसरी पारी में जो टीम बल्लेबाजी करती है, यानी कि जो टीम चेज करती है, वो यहां पर अधिक मजबूत होती है और मुकाबले भी जीतती है। तो आज के मुकाबले में क्या नजर आ रहा है? टॉस एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है? जी हाँ, टॉस बॉस बन सकता है, इससे इनकार आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ड्यू फैक्टर प्रभावी हो गया तब तो समझिए कि बाद में गेंदबाजी करना कठिन है। क्योंकि हमने शुरुआत में भी बातचीत की और इसीलिए हमने बातचीत की कि शायद हर्षित राणा इस टीम में हों और रविंद्र जडेजा और गौतम गंभीर के उस पिक के क्रिप्टिक चीज़ों पर हमने बातचीत की कि क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं। क्योंकि अगर एक बार गेंद भीग जाती है ना, तो फिर उसे ग्रिप करना किसी के लिए भी मुश्किल होता है, इवन दो फास्ट बॉलर्स के लिए भी वो मुश्किल है। क्योंकि अगर वो गेंद को डालते हैं, इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि जब गेंद एक बार भीग गई तो शरीर पर जो है कई बार बीमर जैसा भी आ जाती है, तो कंट्रोल करना आसान नहीं होता और स्पिनर्स के लिए तो और मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि आप जब उसको ग्रिप नहीं करते ठीक से, और जो यहां पर एक चीज चाहिए कि तो फिर आप बॉल को उस तरह से रोटेट नहीं कर पाते, तो जो रोटेशन गेंद में चाहिए वो आप नहीं दे पाते, और जब वो रोटेशन नहीं आता तो गेंद ब्रेक नहीं होता, जो हम कहते हैं लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक, तो वो ब्रेक नहीं होता है। तो गेंद जो है बड़े आराम से बल्लेबाज के पास पहुंचता है और उसका लाभ जो है बैटर्स उठाते हैं। इसलिए टॉस जो है वो दुबई में बॉस बन सकता है। राकेश जी, टॉस बॉस बन सकता है, और देखिए 2 मिनट का वक्त शेष रह गया है टॉस में। राकेश जी, एक और चीज समझना चाहेंगे, एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे आपकी। पाकिस्तान के भी मुकाबले पर निगाहें टिकी होंगी राकेश जी, क्योंकि पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने करारी हार थमाई है पाकिस्तान को, और कह सकते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो अभियान था पाकिस्तान का, उसे करारा झटका दिया है। और पाकिस्तान के सामने अब वो स्थिति हो गई है कि जो अगला मुकाबला पाकिस्तान का होगा भारत के साथ, वो करो या मरो का होगा। जी हाँ, अब पाकिस्तान को जो 2 मैच खेलने हैं लीग मुकाबले में भारत और बांग्लादेश से, दोनों उसके लिए डू एंड डाई है। दोनों में ही उसे हर हाल में जीत चाहिए होगी। और जैसा मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि देखने को ये लीग है, लेकिन कब ये नॉकआउट बन जाए एक मैच में कहना मुश्किल होता है। उसी तरह से भारत के लिए आज का मैच तो महत्वपूर्ण है ही, आपको जो पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला होगा वो भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी मुझे इस वजह से भी अच्छी लगती है क्योंकि यहां पर वो रोमांच आपको हर मैच में देखने को मिलता है। और यहां पर आप देखें तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी टीम ने अपने घर में खेलते हुए वो ट्रिक मिस किया है। उनके पास एक अवसर था, देखिए शुरुआती ओवरों में ही उन्होंने विकेट निकाल लिए थे, न्यूजीलैंड के 3 विकेट बहुत जल्दी निकल गए थे, और फिर पाकिस्तान ने मैच को अपने से दूर जाने दिया, और वहां पर जो है पाकिस्तान की टीम ने जो है वो कई गलतियां कर दी, और इसी वजह से जो है न्यूजीलैंड की टीम ने एक प्लानिंग के साथ खेलते हुए 300 का आंकड़ा पहले पार किया। बिल्कुल 40 ओवर तक वो शांति से 5 के औसत के आसपास करते रहे, और जब विकेट उनके पास थे तो लास्ट के 10 ओवर में उन्होंने 113 रन बना दिए, वो एक्सप्लोर आया। और फिर जब है वो गेंदबाजी में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है, जैसे बल्लेबाजी में हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, गेंदबाजी में भी पार्टनरशिप की जरूरत होती है, और वो काम न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने शुरुआत में ही किया। 10 ओवर में जब अपोनेंट 20-22 रन ही अगर बना पाए तो गेम वहीं पर खत्म हो जाता है। जब आपकी टीम ने 300 रन बनाया है तो उस मैच से भी जो है टीमें सीख सकती हैं कि ये T20 नहीं है। देखिए जो सबसे बड़ी बात आजकल नवीन देखने को मिलती है कि जो टीमें हैं वो T20 इंटरनेशनल और वनडे इंटरनेशनल के बीच जो फर्क है
उसको समझ नहीं पाती हैं। जी। क्योंकि 50 ओवर का गेम एक लंबा गेम होता है, तो यहां पर वापसी की संभावना बनी होती है। जैसा आपने देखा कि न्यूजीलैंड ने वापसी की 3 विकेट गिरने के बाद। अगर ये मैच T20 का होता तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड के ऊपर दबाव और बढ़ा सकता था। तो ये चीजें टीमों को समझना होगा कि अगर 1-2 विकेट निकल जाएं या शुरुआती ओवरों में आपके गेंदबाजों ने रन दे दिए तो सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। यहां पर मिडिल ओवर्स जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और आपको मिडिल ओवर्स में विकेट निकालना बहुत जरूरी है पावर प्ले के साथ। और जिस टीम ने पावर प्ले और मिडिल ओवर्स में विकेट निकाल लिए उसके जीतने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर डेथ ओवर्स में उस तरह से एक्सेलरेट जो है कोई टीम नहीं कर पाती है अगर उसके विकेट गिर गए हों। चलिए, तो अब मुकाबले का इंतजार है। भारत और बांग्लादेश की टीमें दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आधे घंटे के बाद आमने सामने होंगी। मुकाबले के लिए दोनों ही टीमें तैयार हैं। मुकाबले पर हमारी भी नजर बनी हुई है। इस पूरे मुकाबले की जानकारी भी हम आपको देंगे। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।